नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में हिंदी विषय की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी बड़े मनोयोग से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, वह है हम कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें, अर्थात हम अपने इस करियर के चयन के दौरान लक्ष्य प्राप्ति के लिए किन पुस्तकों की सहायता से आगे बढ़ सकते हैं, कौन कौन सी पुस्तकें हमारे इस व्याख्याता बनने के सपने की सीढ़ी बन सकती हैं। तो आइए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। और हिंदी जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में हमारे सम्मुख एक प्रश्न पत्र आता है, और उसके अंतर्गत हम क्रमवार जो खंड 1 हैं, सबसे पहले उसकी चर्चा कर रहे हैं। खंड 1 उच्च माध्यमिक स्तर का है, और इसमें भी अ और आ दो भागों में बांटा गया है। हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं खंड अ के अंतर्गत जो 7 बिंदु है, उनमें पहला बिंदु है अपठित गद्य और दूसरा बिंदु है अपठित पद्य। इन दोनों ही बिंदुओं से संबंधित ज्ञान और अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी तैयारी के लिए हमें आरपीएससी द्वारा और विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा जो पुराने पेपर्स हैं उनकी मदद चाहिए। हमें वहाँ से उन पुराने गद्यांश और पद्यांश को पढ़ करके अपने प्रयास को और आगे बढ़ाना चाहिए, नियमित प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से हम इन दो बिंदुओं के लिए पुराने पेपर्स में आए हुए अपठित गद्य और पद्य की सहायता ले सकते हैं। और यदि आपके पास अन्य सामग्री उपलब्ध है जहाँ पर अपठित गद्यांश या पद्यांश उपलब्ध है, तो आप उनका भी नियमित रूप से अध्ययन करके और अभ्यास से अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बिंदु संख्या 3 पर आते हैं। कार्यालयी पत्र या कार्यालयी लेखन। इसके अंतर्गत अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन और अधिसूचना, इन बिंदुओं के बारे में पूछा जाएगा, जो कि हिंदी व्याकरण की कुछ पुस्तकें हैं उनमें ये मिल जाते हैं। और वर्तमान में जो कक्षा 11 और 12 के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक चल रही है, उसमें भी कुछ बिंदु दे रखे हैं। और साथ में जो पुराने सिलेबस की जो संवाद सेतु पुस्तक है, उस पुस्तक के अंतर्गत भी यह सामग्री उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना डॉक्टर सोहनदान चारण की पुस्तक है, और वर्तमान में जो चल रही है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, उसमें भी ये बिंदु दे रखे हैं। तो हमें किसी एक पुस्तक से इन बिंदुओं को तैयार कर लेना है। हालांकि प्रश्न है वह बहुविकल्पीय आते हैं, तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों की तैयारी है आपको अपने स्तर पर करनी पड़ेगी। चौथे बिंदु पर हम आते हैं, शब्दकोश उपयोग पद्धति। इसकी जानकारी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक जो वर्तमान में कक्षा 11 और 12 के लिए के पाठ्यक्रम में चल रही है, उसमें यह सामग्री मिल जाएगी। और इसके अतिरिक्त यदि आपके पास शब्दकोश उपलब्ध है तो उसमें भी इसकी जानकारी दे दी गई है। अगले बिंदु की ओर आते हैं,
व्याकरण का सामान्य ज्ञान, और इसके अंतर्गत संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द और अनेकार्थी शब्द, ये भी जानकारी हमें नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना डॉक्टर सोहनदान चारण की रचना किताब है, या फिर हम सामान्य हिंदी नाम से पुस्तक है डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंघवी जी की, जो कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर से प्रकाशित है, उसकी सहायता ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी व्याकरण की एक पुस्तक सुभाष यादव की है, जो मानस पब्लिकेशन प्रकाशित करता है। इन पुस्तकों की सहायता ली जा सकती है। अगले बिंदु की ओर जाते हैं। छठा बिंदु, जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता। इस बिंदु के जो सारे टॉपिक हैं वो आपकी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत आ जाते हैं, तो हमें इन बिंदुओं को वहां से देख लेना चाहिए। सातवां बिंदु है कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज एवं डायरी लेखन विषयक सामान्य जानकारी। ये भी जानकारी एक वार्ता टॉपिक को छोड़ करके बाकी सारी जानकारी अभिव्यक्ति और माध्यम में मिल जाएगी। और सहायता के रूप में हम संवाद सेतु पुस्तक, जो पिछले सालों में कक्षा 11 और 12 के लिए लगी हुई थी, उसकी सहायता ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो खंड 1 में भाग अ की जो सामग्री है वो लगभग तैयार हो जाती हैं। तो उसके लिए जो पुस्तकें आपको लगभग पढ़नी चाहिए, उनमें से जो प्रमुख पुस्तकें हैं अभिव्यक्ति और माध्यम, और साथ में संवाद सेतु जो कि पहले चलती थी, और अभिव्यक्ति और माध्यम वर्तमान में पाठ्यक्रम में शामिल है। इन दो पुस्तकों के अतिरिक्त आप हिंदी व्याकरण की पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना डॉक्टर सोहनदान की, सामान्य हिंदी डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंघवी जी की, और हिंदी व्याकरण सुभाष यादव मानस पब्लिकेशन से प्रकाशित की सहायता ले सकते हैं। और इसमें इन चारों किताबों में लगभग सारे प्रश्न हैं वो कवर हो जाते हैं। और साथ में ही जो अपठित गद्यांश और पद्यांश के लिए आपको पुराने पेपर्स देखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम आगे चलते हैं। खंड 1 के अंतर्गत भाग आ में, इसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के नवीनतम सत्र के पाठ्यक्रम में समाहित 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं की अनिवार्य हिंदी एवं ऐच्छिक हिंदी की समस्त गद्य पद्य रचनाओं एवं रचनाकारों का समावेश इस पाठ्यक्रम में किया जाएगा। यानी कि हमें कक्षा 11 और कक्षा 12 की हिंदी की समस्त पुस्तकें, यानी कि अनिवार्य हिंदी की आरोह भाग 1 और वितान भाग 1, और हिंदी साहित्य के लिए अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1, ये कक्षा 11 की पुस्तकें हैं। जबकि आरोह भाग 2, वितान भाग 2 अनिवार्य हिंदी की कक्षा 12 की पुस्तकें हैं, और अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2 ये हिंदी साहित्य की कक्षा 12 की पुस्तकें हैं। इसके अंदर समाहित कुल 93 पाठ है, जिसका अध्ययन आपको लेखक या रचनाकारों या कवियों के परिचय के साथ साथ में विषय वस्तु के प्रश्नोत्तर भी आपसे पूछे जाएंगे। तो हमें इन पुस्तकों की तैयारी करते समय मूल पुस्तकों से पाठ पढ़ लेने चाहिए, और स्वनिर्मित प्रश्न हमें बनाने हैं, या आप किताब के अंदर लिख सकते हैं, या फिर आप कहीं आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें आप लिख सकते हैं नोट्स के तौर पर। और इसमें एक बात खास ध्यान देने वाली यह है कि हम जितने मैक्सिमम क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं उतने प्रश्न क्रिएट करें और उनका अभ्यास करें। तो इस तरह से हमें कक्षा 11 और 12 की 4 किताबें, आरोह की 2 पुस्तकें, वितान की 2 पुस्तकें, अंतरा की 2 पुस्तकें और अंतराल की भी 2 पुस्तकें, कुल
11वीं कक्षा की 4 पुस्तकें और 12वीं कक्षा की 4 पुस्तकें, यानी कि 8 पुस्तकें हमें इस खंड 1 के आ भाग के अंतर्गत पढ़नी है। और मित्रों, आपको ध्यान यह रखना है कि ये जो अभ्यास है ये हमें स्वयं करना है। हम यदि स्वयं अपने प्रश्नों का निर्माण करते हैं और अधिक से अधिक प्रश्नों का निर्माण करते हैं, उस समय ध्यान हमें यह भी रखना पड़ेगा कि व्याकरण की दृष्टि से प्रश्न पूछे जाते हैं तो व्याकरण की दृष्टि से भी प्रश्नों का निर्माण करना है। और यदि काव्य है तो काव्य शास्त्र को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नों का निर्माण करना है। साथ ही बहुत सारे ऐसे पाठ हैं जिसमें कई नए शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में पाठ के अंत में शब्द संपदा के रूप में दिए जाते हैं, उनका भी हमें समय पर अध्ययन करना है। पाठ्य पुस्तकों के अंदर शामिल मुहावरे हैं या फिर लोकोक्तियाँ हैं या फिर कोई अन्य शब्द जिनका व्याकरण की दृष्टि से महत्व है, उसका भी हमें ध्यान रखना है और अधिकांश प्रश्नों का निर्माण करना है। तो इस तरह से हमारा जो खंड 1 जो कि उच्च माध्यमिक स्तर का था, उसके अंतर्गत अ और आ दोनों भागों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और उससे संबंधित प्रश्नों का उससे संबंधित जो पुस्तकें हैं उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम आगे बढ़ते हैं। खंड 2 के अंतर्गत स्नातक स्तर का जो कोर्स है वो शामिल किया गया है। इसमें भी भाग अ के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास और भाग आ के अंतर्गत काव्य शास्त्र के कुछ बिंदु दिए गए हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए चारों काल तो हमारे है ही, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इससे पूर्व की पृष्ठभूमि के रूप में भी इतिहास की लेखन परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य का आरंभ और काल विभाजन तथा नामकरण, इस बिंदु पर भी हमें पूरा ध्यान देना है। साथ में ही हमें बिंदुवार जो दी गई जो बिंदु हमें दिए गए हैं इस सिलेबस के अंदर, उसको बिंदुवार अध्ययन करना है। जैसे आदिकाल रचनाओं की प्रामाणिकता के बारे में हमें सारी रचनाओं की प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता और अर्ध प्रामाणिकता इत्यादि के बारे में जानकारी रखनी है। आदिकाल की प्रवृत्तियां हैं, आदिकाल के रचनाकार और आदिकाल की प्रमुख रचनाओं का परिचय, ये हमें पढ़ना है। तीसरे बिंदु पर भक्ति काल है। भक्ति काल के अंतर्गत भी सामान्य परिचय, भक्ति का उद्भव, विकास, दार्शनिक पृष्ठभूमि और फिर संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य, इनकी विशेषताएं, इनके प्रमुख कवि और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हमें पढ़ना है। बिंदु 4 में रीति काल है। रीति से तात्पर्य रीति की जो काव्य धाराएं हैं उनके बारे में, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां, विशेषताएं, रचनाकार और प्रमुख रचनाएं और रचनाओं का परिचय, प्रमुख रचनाओं का परिचय भी पूछा जाता है। बाद में आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत पूर्व पीठिका के रूप में और साथ में भारतेंदु काल, बाद में द्विवेदी काल, छायावाद काल और फिर साठोत्तरी कविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और साठोत्तरी कविता इत्यादि के बारे में पूछा जाएगा। और इसमें जो सभी की प्रमुख प्रवृत्तियां और मुख्य रचना हैं, उन रचनाओं का भी परिचय हमें होना चाहिए। तो इस भाग के लिए हमें जो हमारे हिंदी साहित्य का जो आधार ग्रंथ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास, उसे पढ़ना चाहिए। सर्वप्रथम इस ग्रंथ को पढ़ने के पश्चात में यदि हम डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, नगेंद्र द्वारा संपादित है, उसे पढ़ें तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। और इस हिंदी साहित्य के इतिहास के इस अध्याय को और बल देने के लिए या फिर हमारे ज्ञानवर्धन में और सहायता के लिए कुछ और पुस्तकें चाहिए तो कक्षा 11 और 12 के लिए पिछले
सत्र या कहें कि जो पुराना सिलेबस है उसमें एक पुस्तक शामिल थी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। आप वह भी पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप प्रतियोगिता साहित्य नाम से जो नेट जेआरएफ की पुस्तक आती है अशोक तिवारी द्वारा लिखित, उसका जो द्वितीय पेपर है उसका भी अध्ययन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसके लिए आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, इन दोनों को क्रमशः पढ़ें। और सहायक ग्रंथों के रूप में आप हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, पुराने पाठ्यक्रम की पुस्तक और प्रतियोगिता साहित्य डॉक्टर अशोक तिवारी द्वारा लिखित नेट जेआरएफ की जो पुस्तक है उसकी सहायता ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और खंड 2 के अंतर्गत काव्य शास्त्र के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इसमें जो पहला बिंदु है शब्द शक्ति, दूसरा बिंदु है अलंकार। इसमें फर्स्ट ग्रेड में अभी 15 अलंकार कोर्स में है। तीसरा बिंदु है छंद, अभी इसके अंतर्गत 10 अलंकार आपके कोर्स में है। काव्य गुण और काव्य रस, इसके लिए आप एक पुस्तक आती है डॉक्टर नरोत्तम स्वामी की अलंकार पारिजात नाम से, वो पुस्तक आपको खरीद लेनी है और उस पुस्तक के अंतर्गत विस्तृत जानकारी और अच्छी तरह से समझाया हुआ है। इसके अतिरिक्त आप डॉक्टर विवेक शंकर की पुस्तक है भारतीय व पाश्चात्य काव्यशास्त्र, जो कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित है, उसमें भी इससे संबंधित सारी जानकारी दी गई है। तो आप इन दोनों पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। खंड 3 के अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा? काव्य हेतु, काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन, पहला बिंदु। इसके लिए भी डॉक्टर विवेक शंकर की एक पुस्तक है, हालांकि ये भारतीय व पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत भी दिया हुआ है। एक और पुस्तक है साहित्य शास्त्र करके डॉक्टर विवेक शंकर की, जो कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित है। रस निष्पत्ति दूसरा बिंदु है। साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, और तीसरा बिंदु है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व और मार्क्सवाद। इनके लिए भी आपको सामग्री है डॉक्टर विवेक शंकर के इस साहित्य शास्त्र ग्रंथ और भारतीय व पाश्चात्य काव्यशास्त्र ग्रंथ के अंतर्गत मिल जाएगी। तो आप यहाँ से अध्ययन करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन सफलता सिर्फ पुस्तकों को के कलेक्शन से नहीं मिलेगी, हमें इन पुस्तकों का अध्ययन बड़ी बारीकी से करना है और अपना 100% यदि देंगे तो ही सफलता हमें मिल पाएगी। तो मित्रों, आपके लिए एक यही मेरा सुझाव है कि आप अपने कठिन परिश्रम से मंजिल को प्राप्त करें। और एक और बात जो आपको खास ध्यान रखनी है कि हमें किताब के मामले में सिलेक्शन बहुत आवश्यक है। अर्थात हम व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो हमें किताबों का सिलेक्शन करना आना चाहिए। होता क्या है कि हम बहुत सारे ग्रंथों को या बहुत सारी पुस्तकों को, गाइडों को, बहुत सारे नोट्सों को इकट्ठा कर लेते हैं। फिर समस्या यह आती है कि जब हम पढ़ते हैं तो किसी एक बिंदु को पढ़ते हैं तो उस एक बिंदु की जानकारी जो हमारे नोट्सों के अंदर, जो हमारी अलग अलग गाइडों के अंदर, जो हमारे अलग अलग पुस्तकों के अंदर दी गई है, तो हम उस एक ही बिंदु को बहुत बार पढ़ लेते हैं। इस कारण से हमारा समय ज़ाया होता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सेलेक्टिव पुस्तकों को ही पढ़ना है। तो मैंने अपने अनुभव के आधार पर जो आपको जानकारी दी, यदि आपको अच्छी लगे तो आप इसे अपने में ढालें, दूसरों को बताएं और इस जानकारी को साझा करें। और यदि कोई सुझाव हो तो आप अवश्य नीचे मैसेज करके छोड़ सकते हैं। मैं आपके उन सुझावों का पर अमल करूंगा और आने वाले वीडियो में या फिर आने वाले समय में यदि आवश्यकता पड़ती है तो जो आपके द्वारा सजेस्ट किए गए सुझाव है उन पर विचार करने के पश्चात
आपके लिए सामग्री प्रेषित कर पाऊँ। धन्यवाद। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में।